हेलो, मेरी आवाज मिल रही है क्लियर? नमस्ते नमस्ते मैम, आ रही है आवाज। ठीक है। कल हम लोगों ने फ्लूइड के ऊपर काफी डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस ऑर्गन के डिसऑर्डर से ज्यादातर बॉडी में फ्लूइड अगर बढ़ता है तो क्या होगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, किस ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम आज देखते हैं 3 नंबर जो है बॉडी फ्लूइड कॉजिंग फ्लेगिंग, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके कारण क्या होता है, कफ भी बनता है। अब कफ बनेगा तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रभावित होंगे, कौन से ऑर्गन का क्या रोल है और कैसे होते हैं, उसके क्या साइन सिम्टम्स है वो देखेंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था, शायद यहीं तक किया था। 3 नंबर से स्टार्ट करना था सर, पेज नंबर 85। चलिए कोई नहीं, अगर आगे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग फ्लेगिंग, ठीक है। प्रमुख स्प्लीन डिफिशियंसी से बलगम बनता है। ज्यादातर स्प्लीन डिफिशियंस होता है तो बलगम बनता है, यानी 100% में जो अगर हम सबसे ज्यादा अगर देखें कि किस ऑर्गन के कारण कफ बनता है तो हम जनरली बोलते हैं कि लंग्स की डिफिशियंसी से कफ छाती में बन गया है, छाती में बैठा है, हम आम तौर पे बोलते हैं। ठीक है, लंग्स का भी कहीं ना कहीं रोल है, लंग्स भी डिफिशियंस होता है, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो कफ बनता है। लेकिन उसी में एक स्प्लीन है जिसके कारण भी काफी लोगों को कफ बनता है। अब देखेंगे कि स्प्लीन का काम क्या है। स्प्लीन का काम है ऊर्जा को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना। अब क्या है, ऊर्जा को कन्वर्ट करना, चेंज करना। जब फूड से फूड की बनता है तो फूड की बना के स्प्लीन किसके पास रहता है, लंग्स के पास रहता है। लंग्स क्या करता है, कोई है क्या? अब लंग्स क्या करता है, उस फूड की को गैदरिंग की में बदलता है, बाकी वो दूसरे की में कन्वर्ट करता है। तो वही की को अगर कन्वर्ट नहीं कर पाता तो वही जो वी का एक सही डायरेक्शन चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं ना कि शुद्ध पानी अशुद्ध पानी। उसी प्रकार से जो ऊर्जा है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कफ बनने लगता है। यानी कि ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, खाना अगर पचा नहीं तो सड़ने लगता है। तो उसी प्रकार से अगर ऊर्जा चेंज नहीं हुआ तो वो कफ बनने लगता है। ठीक है। और उसके बाद स्प्लीन का जो स्प्लीन को सारी चीजें गर्म पसंद है, ठंडा नहीं पसंद है। अब देखते हैं ज्यादातर लोगों को कफ किस सीजन में होता है, सर्दी के मौसम में होता है। ठीक है, ज्यादातर कफ सर्दी के मौसम में होता है। सर्दी के मौसम में क्यों, हम बाहर गए, थोड़ा सा सर्दी है तो सर्दी का वातावरण है ही, हमने गुनगुना पानी नहीं पिया, नॉर्मल पानी पी लिया। सर्दी के दिन में पानी भी ठंडा ही होता है, गर्मी के दिन में पानी गर्म होता है। अब हमने ठंडा पानी नॉर्मल पानी पी लिया, उसके बाद बाहर घूम के आ गए, बाहर का वातावरण भी ठंडा है। अब क्या है, स्किन को ठंडी चीजें पसंद नहीं है, हम सारी चीजें ठंडी ले रहे हैं। अगर वातावरण में सर्दी है तो हमें गर्म चीज का सेवन करेंगे तो ज्यादातर हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों बोलते हैं सर्दियों में गुड़ खाओ, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि शरीर हमारा अंदर से भी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों हीट होना चाहिए। हम क्यों वूलन ड्रेस पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि हमारी शरीर जो है वो गर्म रहे। तो क्या होता है, स्प्लीन को गर्म चीजें पसंद है और वही चीजों को हम फॉलो नहीं कर पाते तो स्प्लीन क्या करता है, डिफिशियंस हो जाता है। और डिफिशियंस होता है तो एक क्या करता है, किसी को कन्वर्ट नहीं कर पाता तो यहाँ पे जो है वो कफ बनने लगता है। आगे जब स्प्लीन शरीर द्रवों का रूपांतरण एक स्थानांतरण एवं स्थानांतरण नहीं कर पाती है तो ये शारीरिक द्रव बलगम बन जाते हैं। यानी इसका काम है ट्रांसफर करने का। ये अगर नहीं कर पाता, ही को चेंज नहीं कर पाता तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो किस चीज में बदल जाते हैं,
कफ में बदल जाते हैं। ठीक है, लंग्स एवं किडनी भी बलगम बनाने का कार्य करते हैं। अब अगर हम बात देखें, आगे के चैप्टर में दिया भी हुआ है कि कितना परसेंट कौन से ऑर्गन से बनाता है। ठीक है, लंग्स और किडनी भी बलगम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होता है, आगे देखते हैं, जब लंग्स शारीरिक द्रवों को नीचे की ओर प्रभावित नहीं कर पाते तो लंग्स में बलगम बन जाते हैं। अब देखिए, जब लंग्स शारीरिक द्रव को नीचे, लंग्स की ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, जब लंग्स शारीरिक द्रवों को नीचे की ओर प्रभावित नहीं कर पाते तो लंग्स बलगम बनाए। अब लंग्स की ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है तो इसकी बॉडी फ्लूइड ऊपर से नहीं आ पाती, तो क्या होता है, वो भी बनाने लगता है। क्योंकि इसका जैसे चेंज हुआ वैसे ही एक अपोजिट काम करने लगता है, हमारी बॉडी के अपवाद चलने लगता है। तो उसके बाद है, जब किडनी शारीरिक द्रवों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है तो शारीरिक द्रव बलगम बनकर शरीर में एकत्र हो जाते हैं। अब किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे शरीर से एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी किडनी भी है। अब क्या होता है, ये चीजों को फिल्टर नहीं कर पाती, शरीर से बाहर नहीं निकलवा पाती, तो क्या होता है, किडनी डिफिशियंस हो जाती है। और डिफिशियंस होने के बाद जो हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, द्रव है, फ्लूइड्स है, वो शरीर से बाहर नहीं निकलते तो वही बलगम के रूप में बदल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लगते हैं, तो हम बोलते हैं काफी ज्यादा कफ बन गया है। अब देखते हैं, लेकिन बलगम दो प्रकार के होते हैं। पहले हैविंग विदाउट, अपने आप को म्यूट कर ले, फ्लैग विदाउट आउट ऑफ, ठीक है, दो दाने थोड़े पेंटी है सब देख ले शीशा वाले की काम है। ठीक है, उदय भाई, उदय भाई, अनम्यूट करे मैम, अनम्यूट कर दे। चलिए प्लीज क्लास में ऐसे शोर नहीं कीजिए, क्योंकि आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, सामने वाले को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो अपना माइक म्यूट रखें, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल है, फ्लेम हैविंग अ फॉर्म। ठीक है, यह वह बलगम होता है जिसे हम देख सकते हैं, यानी बलगम को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फेफड़े से निकलने वाला बलगम। अब लंग्स में, छाती में बलगम अगर भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं कफ आपके शरीर से, जब आपको खांसी आएगी तो वो बाहर निकलेगा। कुछ ऐसे बलगम होते हैं जो दिखते नहीं है, ठीक है, हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो भी अगर हम उसका ट्रीटमेंट ले तो वो भी शरीर से बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं, जैसे फेफड़े से निकलने वाला बलगम, इसे हम खांसी आने पर थूक कर निकालते रहते हैं, यानी जब भी खांसी आता है तो वो बलगम निकल जाता है, तो हमारी आंखों से दिखाई देता है। इसमें सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं। बलगम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जो बलगम हमारे आंखों से, हम आंखों से देख सकते हैं, तो जो हमारे मुंह के पास जो ऑर्गन होगा उससे अगर बलगम बनेगा तो जल्दी निकलेगा, तो हम देख सकते हैं। अब वही अगर किडनी बलगम बनाती है तो उसके कुछ परसेंट बलगम हमारे स्टूल से निकलता है। ठीक है, खांसी से ज्यादातर नहीं आता, खांसी से ज्यादातर बलगम हमारा लंग्स वाला ही आता है। तो इसमें कौन प्रभावित होगा, लंग्स ही होगा। अब मुंह से अगर कफ आ रहा है तो ये डायग्नोसिस आप जब करेंगे, बोलेगा पेशेंट कफ आ रहा है, काफी लोग बोलते हैं कि हमारे स्टूल से कफ आता है, बोलते हैं ना कि आव आ गया है, पता नहीं गांव के भाषा में, अपने भाषा में कुछ बोलते हैं मल पड़ गया है। ठीक है, यानी कि जाएंगे म्यूकस मैम, म्यूकस आता है मैम, कफ टाइप का आएगा, म्यूकस टाइप का आएगा। लेकिन वो आँव जब पड़ता है मैम, जब पेचिस पड़ता है तब वो स्थिति आती है, वैसे नहीं दिखता। हाँ, अब पेट में काफी दर्द होता है, तो एक कंडीशन ये भी होता है, कफ के कंडीशन में भी ये होता है, वो जब हमारी किडनी कफ बनाती है तो ऐसे कंडीशन आते हैं। ठीक है, अब
देखते हैं बलगम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक सफेद बलगम, दूसरा पीला या हरा बलगम, पानी के जैसा पतला झागदार बलगम। ये चार क्वालिटी आपके मिले। सफेद बलगम फर्स्ट नंबर, पीला या हरा बलगम, ठीक है। उसके बाद पानी के जैसा पतला झागदार बलगम। ये सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं और सबके अलग अलग कारण है। किसमें एक्यूट होगा, किसमें क्रोनिक होगा, किसमें सब एक्यूट होगा, ये अब हम लोग देखते हैं। अब सफेद बलगम, स्प्लीन की डिफिशिएंसी या स्प्लीन यंग डिफिशिएंसी होकर जब बॉडी फ्लूइड्स एवं घी, तेल आदि चिकनाई युक्त भोजन का रूपांतरण एवं स्थानांतरण रुक जाता है तो बलगम बनता है, ठीक है। जब बलगम लंग्स में रुक जाता है तो रोगी को पीठ के बल लेटकर सोने में असुविधा लगती है और खांसी के साथ ढेर सा सफेद बलगम निकलता है। इसको व्हाइट फ्लेग एक्यूमुलेशन इन लंग्स कहते हैं। ये एक्यूट कंडीशन होती है। अब देखिए जो व्हाइट बलगम है ये एक्यूट कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब भी अगर खांसी एक दो दिन से हो तो ज्यादातर लोगों का सफेद बलगम ही आता है। और ये बलगम स्प्लीन की डिफिशिएंसी, अगर स्प्लीन की ऊर्जा डिफिशिएंसी हो गई या स्प्लीन यंग डिफिशिएंसी, अगर उसकी ऊर्जा प्रभावित हुई तो भी सफेद बलगम आएगा। दूसरा, अगर स्प्लीन का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो भी क्या होगा, सफेद बलगम आएगा। स्प्लीन जो बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे तेल, घी, चिकनाई युक्त जो भी चीजें खाते हैं उसका रूपांतरण नहीं हो पाता, वो दूसरे चीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाता, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो क्या हो जाता है, वो चीजें रुक जाती है और रुकेगी। जैसे खाना रुक जाएगा, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, तो उसी प्रकार से अगर वो चीजें नहीं चेंज हो रही है, नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो बलगम के रूप में बनने लगता है। जब बलगम लंग्स में रुक जाता है तो रोगी को पीठ के बल, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का अगर लंग्स में बलगम बनने लगे तो उसको सीधे सुपाइन पोजीशन में लेटने में भी उसको काफी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और सीधा अगर सोएगा तो उसको खांसी ज्यादा आएगा, सीधा लेटने में भी प्रॉब्लम होगा, और लेट भी जाता है तो उसे खांसी बहुत ज्यादा आएगा, और खांसी आएगा तो बहुत सारा उसे व्हाइट कफ भी आएगा। और ये ज्यादातर लंग्स के कारण आता है, ये एक्यूट कंडीशन को इंडिकेट करता है। अब इसके कुछ ट्रीटमेंट है। अब एक चीज बताइए, अगर कुछ चीजों को हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो पॉइंट्स को क्या करते हैं, टोनिफाई करेंगे या सीडेट करेंगे? टोनिफाई करेंगे। टोनिफाई। किसी चीजों को बॉडी से स्क्रीट आउट करना है, ठीक है, तो टोनिफाई सीडेट करेंगे? टोनिफाई करेंगे मैम। टोनिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट्स नोट कीजिए। पॉइंट्स है P6 पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट, LU1, P6, LU1, LU5, LU7, ST40, CV9, conception vessels 9, CV12, CV17, CV22, UV13 और UV20 ऑल पॉइंट टोनिफाई, क्योंकि यहाँ स्प्लीन डिफिशिएंसी है और प्लस में स्प्लीन यांग का भी स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी है। तो इस कंडीशन में हम इस पॉइंट को टोनिफाई करेंगे और ये ट्रीटमेंट आप दोनों हाथ में दीजिए। कम से कम अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो कम से कम 7 डेज 15 डेज तो आपको पॉइंट, ऐसे तो रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर पॉइंट सही से लगा रहे हैं तो सेकेंड डे से ही, लेकिन पूरा बलगम निकलने में और फंक्शन ठीक होने में आपको 15 डेज से 7 डेज से 15 डेज तक लग सकता है। सेकंड है पीला या हरा बलगम। अगर येलो या ग्रीन बलगम आता है तो एक किस बीमारी को इंडिकेट करता है वो हम लोग देखते हैं। चिकनाई युक्त एवं गर्म तासीर के भोजन करते रहने से अथवा धूम्रपान की आदत के कारण फेफड़े में पीला या हरा बलगम एकत्र हो जाता है। यह क्रोनिक कंडीशन होती है
इसमें बलगम में दुर्गंध भी आ सकती है, कुत्ता खांसी अथवा अस्थमा की शिकायत भी हो सकती है। अब देखिए, जब भी हम गर्म तासीर की चीजें खाते हैं, खूब डेली तला भुना हुआ चीज का तेल घी मसाले खूब खा रहे हैं, ठीक है, और गरम गरम चीजें ले रहे हैं, यानी तेल मसाला क्या है, गरम ही है, तेल मसाला गरम है, गरम खाना खा रहे हैं, और ये चीजें आपके डेली रूटीन में आ गया। प्लस में आप स्मोक वगैरह कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गांजा भांग जो भी XYZ होता है, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें हमारी लंग्स जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, और लंग्स थोड़ा सा प्रभावित नहीं, काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, जिससे फेफड़े में पीला या हरा बलगम एकत्र हो जाता है। अब पीला येलो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक्यूट कंडीशन को। वही बलगम बोलते हैं ना, दूध को जलाने पे क्या बनता है, खोया बनता है, तो दूध तो सफेद है, जलेगा तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल वो अपने कलर में आ जाएगा। तो सेम ये भी है, व्हाइट कलर का ये क्यूट बलगम है, लेकिन यही बलगम का अगर कलर चेंज हो जाता है, येलो आता है, तो फिर भी 1% ठीक है, लेकिन अगर येलो से ग्रीन बलगम आने लगा तो समझिए कि येलो में 1% फिर भी चलेबल है, लेकिन येलो से अगर ग्रीन बलगम बनने लगा तो समझिए कि पेशेंट काफी क्रोनिक कंडीशन में जा चुका है, ठीक है। इससे बलगम से दूसरी चीज, अगर बलगम से बदबू आता है तो समझिए कि आपका लंग डैमेज हो रहा है, ऑर्गन लेवल तक प्रॉब्लम चली गई, फंक्शन नहीं, यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि दुर्गंध नहीं आना चाहिए। उसके बाद कुत्ता खांसी कुकुर खांसी बोलते हैं, ठीक है। उस कुकुर खांसी में क्या होता है, व्यक्ति सीधे लेटेगा, सीधे लेट नहीं पाएगा, काफी उसको लेटते लेटते सीधे खांसी होगा, और खांसी ऐसा होगा कि खांसी के साथ आवाजें भी आएगी सोए सोए की, जैसे कुत्ता हाँफता है ना वैसे आवाजें आएगी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कुकुर खांसी। अथवा अस्थमा की शिकायत भी हो सकती है, और सांस लेने में भी उनको दिक्कत हो सकती है। अब इसके लिए हम क्या पॉइंट देंगे वो नोट कीजिए। LU1, LU1, LU5, LU1, LU5, LU7, LU10, LU10, LU11, UB13, CV12, ST40, ऑल पॉइंट सीडेट। यहाँ पे पॉइंट सीडेट होंगे। अब सीडेट क्यों होंगे, क्योंकि बीमारी क्रोनिक है, एक्यूट नहीं है। बोलते हैं ना, अगर एक्यूट पेन है तो हम पेन को क्या करते हैं, सीडेट करते हैं, वही अगर क्रोनिक पेन है तो टोन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम अपोजिट यहाँ पे चीजें हैं, वहां पे लंग्स डिफिशिएंस था, सिर्फ उसके फंक्शन डिस्टर्ब था, एक्यूट कंडीशन था, तो वहां पे हमने पॉइंट्स को टोनिफाई किया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स को सीडेट करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल तक की प्रॉब्लम गई है, और बलगम को हमें शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है, तो हम पॉइंट को सीडेट करेंगे। आगे, पानी के जैसा झागदार पतला बलगम, अगर यही बलगम पानी के जैसा है, झागदार है, झागदार यानी कि कैसे बोले, हाँ जैसे दूध फट जाता है तो कैसे फोमी, फोम बनता है, पानी अलग हो जाता है, खोया अलग हो जाता है, झागदार में आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। अगर पतला बलगम आए और झागदार है तो एक किस बीमारी को इंडिकेट करता है वो देखते हैं। यह एक क्रोनिक रोग है, अगर पतला बलगम और झागदार है तो ये भी एक क्रोनिक कंडीशन को इंडिकेट करता है। इसमें पता चलता है कि शरीर में कमजोरी हो गई है। ऐसे रोगी को, ऐसे कमजोरी तो कफ होने पे तीनों में आता है, लेकिन इसमें जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा आपको कमजोर मिलेगा, ठीक है। कमजोरी हो गई है, स्प्लीन यांग एवं लंग्स यांग की डिफिशियंसी
इसका कारण होता है। अब ए हमारे लंग्स क्या है, स्प्लीन यांग एवं लंग्स यांग की डिफिशियंसी इसका कारण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दिया गया है, यहाँ लंग्स भी हो सकता है, स्प्लीन यांग भी हो सकता है। यह ज्यादा बड़ी उम्र वाले को होता है, रोगी को ठंड लगती है, और ये ज्यादातर बूढ़े लोगों को होता है, और जो पेशेंट होगा उनको काफी ज्यादा ठंड भी लगेगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं, LU5 लंग्स का 5 नंबर पॉइंट, LU5, LU9, ST36, LU5, LU9, ST36, ST40, CV9, CV12, CV12, CV17, UV13, UV37। फिर से पॉइंट नोट करेंगे। LU5 लंग्स का 5 नंबर पॉइंट, LU5, LU9, LU5, LU9, ST36 स्टमक का 36 नंबर पॉइंट, ST40 स्टमक का 40 नंबर पॉइंट, CV9 कंसेप्शन वेसल्स 9, CV12, CV17, UV13, UV37, ऑल पॉइंट यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लंग की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है काफी, और स्प्लीन की भी फंक्शन, दोनों की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। इसके कारण ज्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जाए, ऐसे भी बूढ़े लोगों में लंग्स डिफिशियंस हो ही जाता है, और लंग्स के साथ साथ स्प्लीन भी डिफिशियंस हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे बूढ़े लोग का स्किन जो है बिल्कुल लूज हो जाता है, ठीक है, बोन को छोड़ देता है। तो क्या है, यानी स्प्लीन जो होल्ड कर रहा है चीजों को, होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने सेकेंड नंबर का पॉइंट्स बताया 25, यहाँ पे क्या है, हम गर्म तासीर की चीजें यूज कर रहे हैं, गर्म तासीर की चीजें यूज कर रहे हैं, गरम गरम खाना भी खा रहे हैं, इसके कारण यह डिस्टर्ब है, इसलिए यहाँ प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों प्रोटोकॉल को 25 करेंगे। ठीक है, आगे है क्या मैम ये प्रोटोकॉल क्या है, ऑल सेडेट करना है? इस पॉइंट को 25 करेंगे। पानी जैसा झगदार अगर बलगम आता है तो पॉइंट को 25 करेंगे, नहीं कि सिलेक्ट करेंगे। ओके, थैंक ठीक है, चलिए, फ्लैग विदाउट अ फॉर्म, यह बलगम दिखाई नहीं पड़ता, यह शरीर में निम्नलिखित 6 स्थानों पर विभिन्न रूप में मिलता है। ये बलगम है जो दिखाई आपको नहीं देगा, विजिबल नहीं है, जो विजिबल है वो हमने लोगों ने देख लिया, लेकिन जो विजिबल नहीं है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, वो चीजें हमें देखना जरूरी है। यह बलगम दिखाई नहीं पड़ता, यह शरीर में निम्नलिखित 6 स्थानों पर विभिन्न रूपों में मिलता है। यह बलगम दिखाई नहीं पड़ता, यानी आपको दिखाई नहीं देगा कि ये बलगम बना है, बलगम बना है या कुछ और बना है। यह शरीर में निम्नलिखित 6 स्थानों पर विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। पहला, चर्म के नीचे गांठ के रूप में हो जाना। अब देखिए काफी ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जिनको ऐसे गांठ दिखता होगा ऊपर से, ठीक है, फील करने पे भी गांठ मिलता होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे ये तो मसल्स का ग्रोथ है, हमें लगता है हड्डी बढ़ गई है या मांस बढ़ गई है। हड्डी तो हम कम ही बोलते हैं क्योंकि टच करते हैं तो हल्का सा सॉफ्टनेस सी लगती है, तो वहां पे हम बोन नहीं बोल सकते कि बोन बढ़ा है, वहां पे हम ज्यादा बोलते हैं मसल्स का ग्रोथ हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कफ का भी कारण है उसका बनना, क्या बोलते हैं, गांठ का बनना। दूसरा, मेरिडियन में नमनेस के रूप में, काफी लोगों के पैर हाथों में नमनेस लगता है, नसों में ऐसा लगता है नमनेस सा, कभी कभी सुन्न हो जाएगा, कभी कभी झंझनाहट सी होने लगेगी, लगेगा कि ताकत ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये नमनेस के रूप में भी कफ बनता है। दूसरा, हार्ट में रुकावट, हार्ट में रुकावट के रूप में। ठीक है, अब हार्ट में रुकावट के रूप में, अब ये कैसे पता चलेगा, ये ज्यादातर छोटे बच्चे को होता है सॉरी, जिन लोगों को बोलते हैं ना दिल में छेद हो गया है,
उन लोगों को भी ज्यादातर पता चलता है कि हार्ट में बलगम के रुकावट के कारण। छोटे बच्चों में ज्यादातर ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद गॉल ब्लेडर में पथरी के रूप में, गॉल ब्लेडर में पथरी के रूप में। उसके बाद है किडनी में पथरी के रूप में, जोड़ों में डिफॉर्मिटी के रूप में, ठीक है। अब इसके 1 2 3 4 5 6 6 कारण है, 6 प्रकार से आपको यहाँ बलगम हम लोगों ने देखा ये आपकी बॉडी में मिल सकते हैं, ठीक है। अब है फर्स्ट नंबर ए, चर्म के नीचे गांठों के रूप में। अब ये देखिए, एक गांठ कहीं भी हो सकता है। पहला, ना दिखाई देने वाला बलगम जब चमड़ के नीचे एकत्र होता है तो निम्नलिखित रोगों के रूप में प्रकट होता है। अब जब स्किन के नीचे अगर ये बलगम एकत्रित होगा तो किस किस बीमारी के रूप में ज्यादातर दिखेगा? पहला दिखेगा गांठे, वो तो जाहिर सी बात है, विजुअल है, वो तो दिखाई देगा ही कि गांठ यहाँ हो गया है। बलगम नहीं दिखाई देगा, गांठे दिखाई देंगे। दूसरा, लिम्फोइड स्वेलिंग, ठीक है। जो भी लिम्फोइड ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथियों का सूजन, लसिका ग्रंथियों का सूजन, वहां पे आपके स्वेलिंग के रूप में देखेंगे, ठीक है। दूसरा, थायराइड का सूजन, ठीक है। अब हमारे थायराइड ग्लैंड से काफी लोगों को देखते होंगे कि यहाँ पे एकदम मतलब पूरा बराबर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। तो इसके बहुत कारण होते हैं, थायराइड के कारण भी आता है। और यहाँ पे अगर कफ एकत्रित हो रहा है, अगर ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी स्वेलिंग आता है। दूसरा, फाइब्राइड्स, ठीक है, तंतुओं पेशी, अबुत्र, इस रूप में भी आपको मिलेगा, फाइब्राइड्स के रूप में भी मिलेंगे। उसके बाद चर्बी के रूप में, ठीक है। अब चर्बी का गांठ, चर्बी का गांठ हम कैसे पकड़ेंगे? ये थोड़ा सा, क्योंकि गांठ एक लिम्फाइड, ये एक गांठे हैं, दूसरा चर्बी का भी गांठ है। अब दोनों गांठे को हम कैसे, जो चर्बी के गांठ होंगे वहां पे आपको सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों मिलेगा। अगर उसको ऊपर से हल्का टच करेंगे तो हार्ड मिलेगा, और जब वही आप उसको थोड़ा सा ऐसे तेज प्रेस करेंगे डीप, तो आपको नीचे फिर सॉफ्टनेस सा फील होगा। तो ये है चर्बी के गांठे। और ऐसे नॉर्मली गांठे होंगे तो सॉफ्ट ही होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मसल्स का, जहाँ पे मसल्स होगा, मांस का जहाँ पे ग्रोथ होगा, चर्बी होगा, तो वहां पे ऊपर से आपके हार्ड मिलेंगे, और नीचे जब तेज दबाएंगे इस प्रकार से तो नीचे फिर हल्का सा आपको सॉफ्ट फील होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली गांठे होंगे तो नॉर्मल ही आप टच करेंगे तो जैसे वैसे गांठे होते हैं वैसा ही फील होगा, ठीक है। उसके बाद है स्वेलिंग ऑफ, ठीक है, नर्व गैंग्लियन, जो भी नर्व के गैंग्लियन है वहां पे भी आपको स्वेलिंग, सूजन मिलेगा। किस रूप में? बलगम के रूप में। अगर बलगम भी वहां एकत्र होता है तो जहां पे नर्व गैंग्लियन है वहां पे भी आपको मिलेगा सूजन। तो अब इसको आप कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ नर्व के गैंग्लियन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग है, या इसका क्या बोलते हैं, कफ का स्वेलिंग है। इसके लिए आप फिर इसके डिजीज पे जाइए, इस पे जाइए, ऑर्गन पे जाइए, क्योंकि पता है कि यहाँ नर्व, अब नर्व में अगर स्वेलिंग है तो जाहिर सी बात है, तो अगर ठीक नहीं होता तो लोग एमआरआई वगैरह करवाते हैं। तो आपको फिर यहाँ देखना होगा, अगर नर्व में सूजन है तो यहाँ किस ऑर्गन पे जा सकता है, ठीक है, किस ऑर्गन की डिफिशियंसी है, तो ऑर्गन के साथ साथ उस नर्व को भी वहां ट्रीट करना। वो नर्व निकल कहाँ से रही है, रियल में नॉर्मल स्वेलिंग है या कफ के कारण स्वेलिंग है। फिर आपको सीजन देखने होंगे, उनकी बॉडी का परीक्षण, जो जो ऑर्गन बनाता है कफ, उस पे आपको ध्यान जाना चाहिए, उसके बाद इस पे आना है, ठीक है। इस गांठों का उपचार गांठों के स्थान पर एवं प्रकार को देखकर किया जाता है। बिल्कुल,
अब गांठ का जगह देखेंगे कि गांठ है कहाँ, किस प्रकार है, उसके बाद हम डायग्नोसिस करके फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। इसका प्रभावी उपचार डॉक्टर वल के फैट डिजनरेशन मेरिडियन एवं फैट डिजनरेशन मेरिडियन पर करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट्स है, जब आप डॉक्टर वल का देखेंगे कुछ कुछ चीजें हम बोलते हैं ना कि जैसे एलोपैथ में भी इतनी सारी मेडिसिन है, तो अपने एक्यूप्रेशर में बहुत सारी मेडिसिन है, आयुर्वेद के पॉइंट्स है, चाइनीज के हैं, डॉक्टर वल के हैं, सुजोक के हैं। अब देखना है कि किस चीज में किसका सबसे ज्यादा रिजल्ट है, देना है। तो जो फेवराइट डिजनरेशन मेरिडियन है डॉक्टर वल का, उस पे इसका बहुत अच्छा प्रभावी रिजल्ट देखा गया है। उसके बाद फैट डिजनरेशन मेरिडियन, वहां पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। पर करना चाहिए जिसका वर्णन लेखक की पुस्तकें टिटाइप 3, 4 एंड 5 में किया गया। अगर आप टिटाइप देखेंगे तो डॉक्टर वल का 3 नंबर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर और पढ़ना चाहते हैं तो 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, उसमें मिल जाएगा। यूट्रस की गांठ पर उपचार, अगर यूट्रस में आज के टाइम में तो काफी महिलाओं को ऐसे काफी लोग ऐसे महिलाओं में ज्यादातर केस ऐसे पाए जा रहे हैं, यूट्रस में गांठ, अगर वो गांठ ठीक से नहीं उसको ठीक किया गया सही टाइम पे, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कैंसर फैल जाएगा, यूट्रस रिमूव करवाओ। तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, लोगों को यूट्रस रिमूव करवाना पड़ता है। और यूट्रस रिमूव करवाने का मतलब कि जो लेडी है उनका आधा शरीर खाली, आधी बीमारियां आ गई और शरीर बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। अब देखिए LU7, राइट हैंड में LU7 देंगे और लेफ्ट हैंड में K6 पर स्टार मैग्नेट या मेथी दाना लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गांठें हैं और गांठें को रिड्यूस करने के लिए हमें या तो मैग्नेट लगाने होंगे, स्टार मैग्नेट लगाने होंगे, या तो मेथी सीड्स लगाने होंगे, ठीक है। मेरिडियन में नमनेस के रूप में, अब मेरिडियन में नमनेस के रूप में भी आपको दिखेगा। न दिखाई देने वाली बलगम जब मेरिडियन में एकत्र होता है तो संबंधित मार्ग में नमनेस सुनपन कर देता है। अब अगर किसी भी मेरिडियन में नमनेस आ गई, नमनेस आई यानी कुछ देर में पैर झिनझिनाने लगा, ये स्टार्ट झिनझिनाहट से ही होती है। कभी 1-2 दिन में हो गया और अचानक से क्या होता है कि ये ज्यादा दिन तक, फिर काफी दिन बाद सुन पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरिडियन में एकत्र होता है बलगम नमनेस के रूप में, ठीक है, सुन कर देता है। ऐसे बूढ़े लोगों में ज्यादातर होता है और एक केस आपको बूढ़े लोगों में भी ज्यादातर देखने को मिलता है। विंड स्टॉक में भी यह नमनेस के रूप में प्रकट होता है। अगर विंड स्टॉक भी किसी को हो तो ये भी नमनेस के रूप में, विंड स्टॉक मतलब बोल सकते हैं किसी को पैरालिसिस वगैरह मार देता है, तो उस केस में भी दिखाई देता है। अब नमनेस, अब पूरी बॉडी के नमनेस में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नमनेस इन हैंड, अगर हाथों में नमनेस हो तो क्या पॉइंट्स देंगे। अगर आप लोग के पास क्या बोलते हैं बुक है, सभी लोग के पास PDF अवेलेबल है। हेलो हेलो, हाँ मैडम PDF है। सॉरी, PDF है। अच्छा PDF है, तो आपके पास प्रोटोकॉल्स तो हैं ही, प्रोटोकॉल्स देख लीजिएगा, या बता दो मैं। प्रोटोकॉल तो है मगर इसे क्या करना है, टोन या सीडेट? यहाँ पे आपको क्या लगाना है, या तो स्टार मैग्नेट हो तो लगाइए, अगर स्टार मैग्नेट नहीं हो तो आप मेथी सीड्स लगा दीजिए, ठीक है। एक जगह पॉइंट्स को आपको सीडेट करना है, वो मैं बता देती हूँ कौन से प्रोटोकॉल सीडेट करने हैं। चलिए मैं एक बार बोल देती हूँ। नमनेस इन हैंड, अगर हाथों में नमनेस है तो हम पॉइंट्स देंगे LI9, LU11, LI1, H9, SI2 और UB11, ठीक है, UB11, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करने हैं, या तो मेथी सीड्स लगा दीजिए या तो स्टार मैग्नेट लगाइए, ठीक है। दूसरा,
नमनेस ऑफ फिंगर, अगर फिंगर में नमनेस है तो SI3, LI3 और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपका आएगा 27, वो पॉइंट्स देने हैं। फिर ये है नमनेस फॉर फॉरआर्म, ठीक है, अगर फॉरआर्म में प्रॉब्लम है तो क्या पॉइंट्स देंगे? LU11, ST33, H3, H9, H8, H9, LI9, ठीक है। उसके बाद अगर एल्बो में नमनेस है तो इसके लिए हम देंगे सिर्फ 1 पॉइंट LI12, ठीक है। उसके बाद है अगर अपर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रोटोकॉल देंगे LI4, LI11, H3, TW5 और पेरिकार्डियम 6। और यही अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो देंगे GB34, GB39, SP6, SP9। यही अगर है नर्व के कारण अगर अपर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए प्रोटोकॉल देंगे LI4, LI11, LI15, TW5, ठीक है। उसके बाद है अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए देंगे GB30, GB34, GB39, SP6। ए पॉइंट को आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रोटोकॉल सबसे नीचे वाला लास्ट वाला प्रोटोकॉल को आपको सिलेक्ट करना है, बाकी प्रोटोकॉल को पे आपको या तो स्टार मैग्नेट या तो सबसे अच्छा मेथिसिट्स लगा दें, ठीक है। उसके बाद है हार्ट में रुकावट के रूप में, अगर यही प्रॉब्लम आपको हार्ट में रुकावट के कारण दिखाई दी, जैसे हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों में ज्यादातर मिलेगा आपको कि दिल में छेद हो गया है, उन बच्चे को ज्यादातर हार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण या हार्ट का जो फ्लूइड है एनर्जी या नहीं एक्सचेंज होता जिसके कारण बलगम बनता है, तो उन बच्चे को ज्यादातर सांस लेने में भी दिक्कत होती है और वो बलगम दिखाई नहीं देता। अगर ऐसे तो सभी चेक करोगे तो अगर वही एक्सपीरियंस वाला बहुत डॉक्टर होगा वो समझ सकता है, अगर वो भी उसका कार्डियो वाला स्टेथो होगा तो, नहीं तो नहीं कर सकता। और बाकी लंग्स वाला है तो नॉर्मल स्टेथो से भी कान लगा के भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। ना दिखाई देने वाला बलगम जब हार्ट में आ जाता है तो हृदय के द्वारों एवं रक्त वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है। अब जो जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन यानी ये क्या करता है, हार्ट के कारण अगर बलगम बनता है तो हृदय के द्वारों यानी 4 द्वार है ना दरवाजे दिल के, हम बोलते हैं एक दिल है लेकिन 4 दरवाजे हैं, उसमें क्या करता है हृदय के द्वारों एवं रक्त वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डाल देता है। इससे रोगी का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब सबसे ज्यादा न्यूरोसेल्स हमारे ब्रेन में है, अब सर्कुलेशन अगर ब्रेन में नहीं ज्यादा, अगर नर्व सेल यहाँ पे है तो, और सबसे ज्यादा हम सोचने समझने की काम यही से करते हैं, यही हर चीज को कंट्रोल करता है। अब क्या है जब यहाँ तक पूरा सर्कुलेशन नहीं जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो हमारा प्रभावित होता है वो ब्रेन होता है पहले। तथा क्या है मेनिक डिप्रेशन, जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, धीरे धीरे से स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है एलोपैथ सिस्टम में भी है और अपनी पैथी में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया और एवं इपिलेप्सी नामक मस्तिष्क रोग हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि व्यक्ति को मिर्गी आ जाता है, चलते चलते रहेगा, बोलते बोलते रहेगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, नाक से मुंह से ब्लीडिंग हो जाएगा, झाग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो क्या है सिजोफ्रेनिया है, इसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कुछ, इसमें ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता। अब देखिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। दूसरा, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होगा तो क्या होगा,
एक तो इंसान जो मैनिक डिप्रेशन है उसमें जाएगा ही जाएगा, साथ में सर भारी होकर दर्द होगा, सर हल्का सा भारी होगा और भारी होने के बाद दर्द होगा। इसमें क्या प्रोटोकॉल देंगे और प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। P5 पेरिकार्डियम का 5 नंबर पॉइंट, P7 H7 H9 H8, उसके बाद है CV12 कंसेप्शन वेसल्स 12, कंसेप्शन वेसल्स 15, UV15 कंसेप्शन वेसल्स 15 और UV15, UV20, लीवर 2, लीवर 3, ST6, ST14, गवर्निंग वेसल्स 20 और गवर्निंग वेसल्स 24, GV13 और GV15। ऑल पॉइंट को आप या तो स्टार मैग्नेट या मेथी सीट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद है गॉल ब्लैडर में पथरी के रूप में। अब हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी के रूप में कैसे दिखेगा। न दिखाई देने वाला बलगम जब लंबी अवधि तक गॉल ब्लैडर में अरुझता हो जाता है तथा इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर जाता है। अब देखिए कोई आपके पास ऐसे पेशेंट है जो खाना खाए और खाना खाने के बाद या कुछ देर बाद उनको उल्टी आता है और उल्टी हरा हरा सा आएगा, हमेशा खट्टी मीठी ढेकाड़ी आएगी और उल्टी हल्का ग्रीनिश टाइप का आएगा। और ये अगर लंबा टाइम तक चलता है और बोलेगा पेशेंट कि पेट में गर्मी ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जो पेट से नीचे जो ड्यूडेनम वाला एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, आप समझिए कि यहाँ गॉल ब्लैडर के कारण ही कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? प्रोटोकॉल है GV20 गॉल ब्लैडर, सॉरी GV24 गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, लीवर 14, लीवर 14, CV12 कंसेप्शन वेसल्स 12, गवर्निंग वेसल्स 9, GV9 गवर्निंग वेसल्स 9, UV18 यूरिनरी ब्लैडर 18, UV19 यूरिनरी ब्लैडर 19, UV20 यूरिनरी ब्लैडर 20, TW6 ट्रिपल वर्मर 6, LI11 लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट। ऑल पॉइंट पे आप स्टार मैग्नेट या मेथी सिर्फ लगा सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्लास यही समाप्त करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का? आज हम लोगों को सॉरी करना था एडिमा के बारे में, रिपीटेड एडिमा, नॉन रिपीटेड एडिमा, लेकिन टाइम थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आया स्टार्टिंग में। कल हम लोग इस चैप्टर कंप्लीट करके उस पर डिस्कस करेंगे। मैम नमस्ते मैम। मैम जो नंबरनेस आप फिंगर में जो आपने बताया एक्स्ट्रा पॉइंट 27, ये कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट 27 होगा मैम? ये चलिए मैं कल बता दूंगी। डेटाइज 1 के आप पीछे जाइएगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ मिलेंगे, ठीक है। वो बॉडी पे लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो वो तो बुक है नहीं मैम, आप बता दीजिए। डेटाइज 1 लीजिए, डेटाइज 1 के पीछे मैं कल इसका लोकेशन बता दूंगी। ऐसे डेटाइज 1 के पीछे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मेरिडियन है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मिल जाएगा आपको। अच्छा मैम, जो आपने बताया कि अगर जैसे गांठ गर्दन पर, मान लिया गांठ अगर दिख रही है गर्दन पर, तो वो ऐसे टच करने पर तो वो इधर उधर वो पकड़ में तो आएगी नहीं, क्योंकि गर्दन पर तो नसें खाली होती हैं, तो वहां पर जी हाँ, इधर छटक जाएगा। हाँ जी जी जी। तो यहाँ का कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार का है? आप सबसे पहले आप देखिए, तो क्या बोलिए, पहले देखिए किस मेरिडियन, मेरिडियन भी तो जाती है ना, किस मेरिडियन पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंसान जो भी व्यक्ति हो उनके लेटाइए या बैठाइए, बट बैठा के आराम से टच कीजिए उसको, ऐसे ऐसे धक्का मत दीजिए, उसको टच कीजिए हल्का सा, ठीक है। उसके बाद देखिए छटकता है, इधर उधर जाता है कि नहीं, क्योंकि जो स्वेलिंग है वो इधर उधर मूव करने वाली, गांठ भी इधर उधर मूव करने वाली का रीजन है, इसका भी कारण है, किस कौन सी गांठ मूव करती है, इधर उधर जाती है,
कौन सी गांठ जो वहां पे है वहीं पे स्टेबल है, दोनों का रीजन होता है। कल के क्लास में हम लोग करेंगे इस पर डिस्कस, ठीक है। क्योंकि जब वो मैम नस पर होगी मैम, जैसे मोटी नस पर है, कान के सीध में ही अगर है, यहाँ जो मोटी नस पर अगर होता है, जब गर्दन थोड़ा सा मूव करें तो वो कहीं एक जगह स्टेबल नहीं दिखती, चाहे गर्दन सीधा कर दें चाहे आप टेढ़ा कर दें। उसका भी रीजन है। एक तो होता है कि ऐसी जगह पे होता है जिसके कारण रुकता नहीं है, जी और जी जी। रीजन भी इधर उधर होने वाला भी गांठ का एक कारण है। अभी कुछ दिन पहले हो गया, 1-1.5 महीने हो गए, हमारे पास एक पेशेंट आई थी सेम। अभी वो गांव में गई थी, उनकी सासू माँ की डेथ हुई थी, तो कुछ रस्म होता है सबका अपना क्रियाक्रम का, ठीक है। तो उन्होंने मतलब सुबह सुबह जग के नहाना, फिर शाम को नहाना, फिर शायद भूखे भी ऐसे फास्ट टाइप के भी रहते हैं वो लोग। तो उनको क्या हो गया, यहाँ पे गांठ हो गया, ठीक है। गांठ हो गया, और वो गांठ ऐसे जैसे आप बता रही थी वो इधर उधर जाता था। मैंने देखा, पहले वो दवाई वाई लेके मेरे पास आई कि सोनी मैम मैं देखिए कि मैं गई थी ऐसे ऐसे गांव और मुझे ऐसे ऐसे हो गया। मैंने सारी चीजें बताया, पूछा, तो पता चला कि उनको खांसी हुआ था, काफी टाइम से कफ हुआ था, ठीक है। मुश्किल से 10-15 दिन वो दवाई ली। सॉरी मैंने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी दवाई ले रही थी, तो मैं क्यों हाथ लगा, ठीक है। 10-15 दिन दवाई खाई, उनमें उनका पूरा गांठ खत्म हो गया। तो कफ के कारण उनको गांठ था, ठीक है, जो इनका उधर उधर मूव कर रहा था। और उन्हीं लेडी को एक चेस्ट पे गांठ हुआ है। जब मैंने टच करके देखा तो गांठ इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन वो मसल्स के ग्रोथ, चर्बी का गांठ है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, ठीक है। चर्बी का गांठ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है, ठीक है, अपना करवा रही है ऑपरेशन, ठीक है। तो दोनों का कारण अलग होता है, हम लोग कल इस पे डिस्कस। मैम वो जो गांठ आप बता रही हैं, जो ऑपरेट करवा रही हैं, वो तो गांठ ठीक हो सकती थी उनकी ना, ऐसे ही हो मैम वो सकती है, ऑक्सिलरी ग्लैंड बोलते वो क्या होती है? ठीक हो सकती है, लेकिन हम उन्हीं लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो हम पे ट्रस्ट करे, हमारी पैथी पे। काफी लोग बोलते हैं इस मेथी दाना से क्या होता है, जब उनके माइंड में पहले ही निगेटिव है। फिर भी काफी लोग निगेटिव होके भी पॉजिटिव हो जाते हैं। काफी लोगों के माइंड में लगता है इससे कुछ होगा ही नहीं, फिर उन लोगों का हाथ लगाना ही बेकार है, क्योंकि हमारी पैथी एनर्जी सिस्टम पे काम करती है, और जो उसका एनर्जी ही निगेटिव है, हम कितना भी पॉजिटिव करेंगे वो नहीं होगी। तो वैसे लोगों को मैं हाथ नहीं लगाती, मतलब मैं अपना रेपो नहीं खराब करती, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए करवाइए। मैम एक बात पूछनी है मैम, वो ऑक्सिलरी ग्लैंड वो क्या बोलते हैं? क्या? ऑक्सिलरी ग्लैंड वो सब मेरे और मेरे बेटी दोनों को अंडर आर्म्स में वो बड़ी बड़ी गांठें हैं, तो वो रिपोर्ट में ऑक्सिलरी ग्लैंड ऐसा लिख के आया है। आप एक बार रिपोर्ट भेजिएगा मुझे, रिपोर्ट है आपके पास? हाँ रिपोर्ट होगा, मेरी बेटी का तो अभी करवाया है, मेरा तो बहुत पुराना है, तो देखना रिपोर्ट पड़ेगा। भेजिएगा, फिर मैं बता दूंगी। ओके। और वो आज अभी आपने बोला ना न्यूराइटिस की वजह से नंबनेस वाला, हेलो, न्यूराइटिस की वजह से जो नंबनेस ऐसा आया ना पढ़ने में, ठीक है, आया है आया। आप तो रिपोर्ट वो हम कैसे पता चलेंगे कि ये न्यूराइटिस की वजह से नंबनेस है या ऐसे नंबनेस है? आपने टेस्ट करवाया तो पहले रिपोर्ट भेजिएगा, फिर एक फोटो क्लिक करके भेजिएगा कहाँ पे है, उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं मैं तो रिपोर्ट का नहीं पूछ रही मैम, अभी तो पढ़ाई का पूछ रही हूँ, अभी जो पढ़ाया उसमें जैसे से पूछ रही हूँ। हाँ, न्यूराइटिस कैसे हम जान पाए कि ये न्यूराइटिस ही है? हाँ ये नंबनेस न्यूराइटिस की वजह से है या ऐसे नहीं ऐसे, वो अभी कैसे हमने डिफाइन न्यूरोलॉजिस्ट कर के बारे सकते में हैं? नहीं किया है ना डिस्कस, किया आगे ना कर। मैम, पेज नंबर 5 वाला बता चुकी हैं आप मैम, मेरिडियन ऑफ नंबनेस, मेरिडियन में नंबनेस के रूप में जो न्यूराइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज में था। जहाँ पे आइटिस लगा, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ना जी हाँ। तो जहाँ पे नर्व एंडिंग होता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पढ़ा था, एक सेकंड बता रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ छोड़िए, अभी मुझे ढूंढना पड़ जाएगा। जहाँ पे नर्व एंडिंग होता है, ठीक है, वहां पे ज्यादा न्यूराइटिस होता है। नर्व एंडिंग जहाँ पे होता है, यानी न्यूरॉन सेल जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है।
न्यूरो सेल जो होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है। वो इन्फ्लामेशन किसके कारण आता है? बलगम के कारण आता है। तो मैम ये कैसे हम समझ पाए कि यहाँ पर न्यूरॉन एंड कर रहा है, क्योंकि न्यूरॉन का एंड तो पता ही नहीं चलता। आप एमआरआई करवाइए, नहीं तो अच्छा। ऐसी बात नहीं है। कुछ नर्व जो है वो हमें दिखाई देता है। ज्यादातर गोरे लोगों में आप देखेंगे तो पूरा नर्व एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, ठीक जी है। दिखता है। तो अब वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस पे सर्च करेंगे ना, आप सारा डायग्नोसिस लिखिए, उसके बाद उस चीजों को देखिए, फिर नर्व को देखिए, मेरिडियन को देखिए, उसके बाद आप पूरी समझ में आएगा कि यहाँ न्यूरो है, यहाँ सिम्टम्स भी न्यूरो टाइप का आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑर्गन भी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन है इस टाइप का, यानी कि न्यूराइटिस है, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं। दूसरा एक और, अगर नर्व सेल में जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो ज्यादातर बॉडी में नमनेस आ जाती है, ठीक है। हाँ आप ये कुछ टाइम बाद ऐसे हाथ रखें, अपने आप हाथों में झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगा। जी जहाँ जी स्वेलिंग है वहां पे अपने आप झंझनाहट, मतलब उस मेरिडियन, उस नर्व में अपने आप झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद बुझाएगा कि सुन भी हो गया ऐसा लगेगा, और फिर कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाएगा, और वहां स्वेलिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि ये न्यूरो के कारण ही हो रहा है, ठीक जी। है। उसके बाद मैम उसके बाद एक और डायग्नोसिस है, आप प्रोब लीजिए या जिम्मी लीजिए, उसे ऐसे बैंड करके जहां पे स्वेलिंग है ऐसे मारिए, देखिए पेशेंट को फील हो रहा है कि नहीं। दोनों उसका हैंड पकड़िए, उसके बाद हल्का सा इस प्रकार से खींचिए। बहुत सारा डायग्नोसिस का वो है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि मैम न्यूराइटिस है। मैम एक क्वेश्चन है, यूट्रस में गांठ है तो LU7 और K6 दो पॉइंट लगाना है कि और भी लगाने पड़ेंगे? यूट्रस में गांठ है तो इन 2 पॉइंट्स को लगाएं, इसके साथ साथ और पॉइंट्स भी लगाने पड़ेंगे। ये 2 पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ और भी पॉइंट्स लगाएंगे। ए आपके जो ईओवी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ईओवी के अच्छा अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन और पॉइंट्स भी लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर यूट्रस में गांठ जो होता है वो यूट्रस में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण होता है। अगर यूट्रस में ह्यूमिडिटी ज्यादातर बढ़ जाती है या एलआई यूट्रस पे अटैक करता है तो ज्यादातर यूट्रस में गांठ बनती है। तो इस जो पेशेंट है उनके और भी सिम्टम्स देख के और फिर हम प्रोटोकॉल यहाँ तैयार करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। मैम जैसे मेरे यहाँ टखरे में कुछ स्वेलिंग थी, तो आपने कल बताया था किडनी यांग की डिफिशियंसी के कारण ऐसा होता है, तो कल ही मैंने मैम लगाया इसको K3 K7 CV4 इसको मेन बॉडी पर लगाया हमने, CV6 भी मेन बॉडी पर ही लगाया, UB23 और 47 इसको भी मैंने लगाया मैम। बहुत अच्छा, आप कंटिन्यू और अभी इसको अभी तो आज तो इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं था, एज इट इज था, लेकिन इसको अगर हम 4-6 दिन लगाते हैं, मेथी ही लगाया था मैम। इससे कम 7 डेज लगाइए। जी। ये लोग नहीं है कि खाते खाते आपको रिलीफ मिलेगा। नहीं मैम, मैं अच्छा मैम जैसे एक पैर में इस टाइम लगाएं और एक पैर में डे मतलब एक में लेफ्ट में मान लिया इस टाइम लगा रहे हैं तो राइट में हम डे में लगाएं, कंटिन्यू करें। कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है एक हाथ में, दोनों हाथ में लगाइए। अगर आप बॉडी पे लगाते हैं, बॉडी पे भी दोनों साइड लगाइए, अगर पॉसिबल हो तो लगा सकते हैं तो लगाइए, और हाथ में भी लगाते हैं तो दोनों साइड लगाइए। अच्छा, तो आधे घंटे का मतलब गैपिंग करके फिर 13-14 घंटा के लिए फिर लगा लें। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भीग जाता है मेथी तो फूल जाती है, खराब हो जाता है लेकिन ठीक है मैम, इसको मैं देखूंगी मैम, क्योंकि इससे मैं बहुत ट्रीटमेंट भी मैं कर चुकी। आपको अपने ऊपर भी बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल मैम, इसको मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे मेरी मम्मी की जो तबीयत खराब थी, आपसे कंसल्ट भी किए थे, सर से भी हमने कंसल्ट किया था और उससे हमको काफी फायदा हुआ मैम। और मैंने जी फायदा तो मिलता ही है अपनी पैथी से, ऐसा नहीं, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करते, इतना पढ़ाई में पैसे लगाते, कॉलेज की पढ़ाई करते, उसके बाद
हाँ अभी भी वो लगा रही हैं, लेकिन ये वाला मैंने लगाया था कुछ दिन तक, लेकिन ये मुझे पता नहीं था क्योंकि ये पीडीएफ मेरे पास था नहीं, अभी तो ये मिला है। एक बार 2 बार हमने आपसे पूछा भी था, तो आपने जो बताया था उसको हमने लगाया था, तो कुछ रिलीफ हुआ था, लेकिन ये है कि फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन देखिए अब तो इसको कर दूंगी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ पेशेंट को भी कि आप सोचोगे एक दिन में ठीक हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो पेन है उस पेन में आपको फर्स्ट डे से रिलीफ मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आप 7 डेज लगाइए, 7 डेज में आपको कुछ % आराम मिलेगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट डे में आप सोचेंगे कि खाए और नहीं है, कुछ है जरूर, कुछ जरूर है मैम इसमें, ऐसा नहीं है, कुछ जरूर। हेलो मैम एक क्वेश्चन मैं और पूछ सकती हूँ मैम? बताइए। जो ये टखना है, टखने के ऊपर की जो हड्डी है, ये जो काफ मसल्स है उसके नीचे और टखने के ऊपर, इसमें एक लोगों के दर्द बहुत हो रहा है मैम, तो उसके लिए मैम क्या करें? क्या क्या मैं सुनी नहीं, फिर से बताइए। जो ये काफ मसल्स हैं इसके नीचे थोड़ा सा जाएं, थोड़ा सा नीचे जाएं, जो पतला वाला पोर्शन पैर का होता है, और टखने से ऊपर यहाँ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा। वहां पे आप दाएं कुछ कीजिए, चक्रा मैग्नेट है, चक्रा मैग्नेट को वहां सीडेट कर दीजिए डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, जो लोकल पॉइंट है वहां पे चक्रा मैग्नेट से सीडेट कर दीजिए। और तो मैम अगर कौन से लोकल पॉइंट होंगे मैम वहां पर? रुकिए रुकिए मैम चली गई। चली गई मैम, अभी आएंगी। मैम है लेकिन कहीं गई हैं। हाँ रूम में कोई आया हुआ है। हाँ हाँ। एक्चुअली मकान में काम चल रहा है तो वही आ रहे कुछ सामान के लिए, सॉरी। हाँ बताइए। जी मैम, जो आपने लोकल पॉइंट बताया, तो लोकल पॉइंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लोकल पॉइंट को आप सीडेट कर दीजिए, मतलब ज्यादा दिन से प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी जल्दी से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन कभी कभी इतना लगता है कि जैसे चल ही नहीं मिलेगा, इतना तेज चिलकन के साथ ऐसे लोकल पॉइंट को सीडेट कीजिए। तो लोकल पॉइंट में कौन सा करें मैम? लोकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे दर्द है वहीं पे। अच्छा ये बात है, तो हाँ, डायरेक्ट हड्डी पर दर्द है वहीं पे लगाइए सिर्फ। और मैम एड़ी, अगर एड़ी में एक पेन हुआ, जहाँ हम लोग आलता लगाते हैं वो एड़ी में अगर पेन हुआ तो एड़ी मतलब पैर के नीचे एकदम तलवा पे नहीं, जहाँ आलता क्रॉस करते हैं एड़ी, उस जगह पे पेन हुआ तो सिर्फ पेन होता है। हाँ मतलब सुबह उठने के बाद वो पैर जमीन पे नहीं रख पाती है, वो पूरा नस, हाँ पूरा एंकल, उसका एंकल पूरा पेन होता है। पूरा एंकल पेन होता है ना। रात जी को सोइए तो पैर के नीचे पिलो लगा के सोइए, सर के नीचे पतला पिलो रखिए और पैर के नीचे थोड़ा मोटा पिलो रखिए, पहली चीज, ठीक है जी। एक सेकेंड। हाँ, पिलो लगा के रखिए। और दूसरी चीज, हाँ दूसरा आपको क्या करना है, आप पिरामिड देखे हैं अपनी में इंस्ट्रूमेंट में मिलता है पिरामिड। जी हाँ, उस पे डेली सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट और शाम को 10 से 15 मिनट उस पे जैसे कदम ताल करते हैं ना, हल्के पांव से। अगर आपको ज्यादा पेन हो तो सॉक्स डाल लीजिए, सॉक्स ज्यादा हेवी नहीं, हल्का सा पतला सा सॉक्स डाल के उस पे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह शाम चलना है, ठीक है, कदम ताल करना है। और उसके बाद पैर के नीचे पिलो लगा के सोइए। और प्रोटोकॉल मैं आपको बना के बता दूंगी कल, ठीक है। हाँ ओके मैम जो आपने बताया कि लोकल पॉइंट पर चक्रा मैग्नेट लगाएं, चक्रा मैग्नेट नहीं है तो क्या ये बिजली का तार वहां पर लगा दे मैम? बिजली का तार? हाँ, अरे ये जो तार सर बताते हैं,
हमीशा मैम का क्लास में है मैम, वो बेटी का क्लास में बताती है। हाँ हाँ, अरे जो वायर इलेक्ट्रिक लगाने के लिए। वायर 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 मैम, वायर। पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया इस सब चीजों का। आप अच्छा। आपको छोटा मैग्नेट है आपके पास? छोटा मैग्नेट है, लेकिन जिनको लगाना उनके पास नहीं है। BM2 को स्टार मैग्नेट बना के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और हाँ, नहीं है मैम तो मेथी लगा दे मैम, क्या करें? या तो हाँ लगा सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं आती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करने हैं, एक सेकंड। उसके बाद आपको क्या करने हैं मैम, अब बताइएगा कि वो तो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, सुन तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, सुन नहीं पड़ रहा है मैम, ऐसे चिलकन के साथ दर्द हो रहा है, और लगता है कि जैसे चल नहीं मिलेगा, नहीं, इतना पुष्पा दर्द। नहीं पूछ रही हूँ। अभी मैम जो बता रही थी जिनके एंकल में स्वेलिंग था, पेन था। जी जी मैम, मैं हाँ, पूछ रही तो थी। सुन तो नहीं पड़ता ना, सुबह सुबह ऐसे पैर रखने में आपको दिक्कत होगा, फिर जी थोड़ी जी। देर बाद मतलब आ जाता होगा अपने उसमें, है ना? हाँ हाँ। सुन तो नहीं पड़ता ना, फिंगर्स में कोई सुनपन तो नहीं आती किसी फिंगर्स में? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन पेन एक साल होने को आया, और वो पेन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो पूरा एड़ी का जो नस है जहाँ से जॉइंट हुआ है वो सारा फैलते जा रहा है। वो धीरे अब वो धीरे पैर के ऊपर तक बढ़ जाएगा। आप एक काम, दो काम तो स्टार्ट आज से ही कर दीजिए। अगर पिरामिड हो तो चलना स्टार्ट कर दीजिए, और तो पैर के नीचे पिलो लगा के सोना। और कल मैं आपको प्रोटोकॉल भी बता देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मुझे भी कुछ पूछना है। आपने भेजा ही नहीं रितु जी, नमस्कार, आपने भेजा ही नहीं। अच्छा, मैं भेजती हूँ मैम। मैं आपका करते रह गई। हाँ मैम बेटी का जो है ना पीरियड नहीं आया है, तो